Hello everyone and welcome to the official channel of LPT. I am your legal mentor Karan. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस लॉज इन इंडिया। मेंटेनेंस का मीनिंग क्या होता है, मेंटेनेंस क्यों दिया जाता है, इसका पर्पस क्या है एंड कौन कौन से लॉज के अंडर किन किन लोगों को मेंटेनेंस मिलेगा, अंडर हिंदू लॉ, अंडर मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ एंड अंडर CRPC सेक्शन 125 एंड नाउ BNSS विच इज सेक्शन 144। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस, लीगल प्रोविजंस, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटेनेंस अंडर वेरियस लॉज एंड सीनियर सिटीजन एक्ट ऑफ 2007 एंड व्हाट आर द challenges to cover maintenance in India, and also will provide our recommendation and conclusion in maintenance laws in India. अब फर्स्टली मेंटेनेंस का मीनिंग क्या होता है। मेंटेनेंस मीन्स किसी भी पर्सन को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जिससे वो खुद को मेंटेन कर सके। फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस और फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो मेंटेनेंस की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 क्लॉज B ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। चलिए अब प्रोविजंस क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रोविजंस के अंडर इंडिया में मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्टली क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ऑफ 1973 एंड नाउ विच इज रिपील्ड नाउ अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144। सेकेंडली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 and also under the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956 and in also cases of domestic violence under the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 and next मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट ऑफ 2007। इस एक्ट के अंडर सीनियर सिटीजन्स, पेरेंट्स जो खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। एंड नेक्स्टली आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू मेक इट्स पॉलिसी टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, मेडिकल एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। चलिए आगे देखते हैं अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जनरली मेंटेनेंस मांगा जाता है वुमेन के कंटेक्स्ट में या फिर स्पाउस के कंटेक्स्ट में जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। अब फर्स्टली हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा मेंटेनेंस लेने के लिए। फर्स्टली द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेकेंडली द वाइफ मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अगर वाइफ खुद को प्रॉपरली मेंटेन कर पा रही है, उसके पास फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं, वो फाइनेंशियली अवेलेबल है, तो फिर उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। थर्डली द हस्बैंड मस्ट हैव सफिशिएंट मींस, कि आप जिस स्पाउस से मांग रहे हैं क्या उसके पास सफिशिएंट मींस अवेलेबल है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है जो सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है एंड वेयर इज वाइफ 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रही है, तो क्या इस सिचुएशन में मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, इस सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। मेंटेनेंस का पर्पस है जिस भी स्पाउस के पास है, जिस भी पर्सन के पास सफिशिएंट मींस अवेलेबल नहीं है फाइनेंशियली खुद को मेंटेन करने के लिए, तो उस केसेस में स्पाउस मेंटेन करेंगे एंड हस्बैंड एंड वाइफ के केसेस में ईदर स्पाउस कैन क्लेम मेंटेनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी प्रूव दैट हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और रिफ्यूज टू मेंटेन द वाइफ, कि हस्बैंड ने रिफ्यूज कर दिया वो मेंटेन करने के लिए या फिर वो नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं प्रोवाइड कर रहा है बेसिक मेंटेनेंस टू हिज वाइफ। Next point which is required for maintenance is even a wife who has been divorced is entitled to claim maintenance. That means कि डिवोर्स के बाद भी आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा वाइफ को जब तक वाइफ रीमैरी नहीं कर लेती है। सो इस प्रोविजन को हमें याद रखना है क्लियरली कि अगर वाइफ ने सेकंड मैरिज कर ली है आफ्टर डिवोर्स देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हिज फर्स्ट हस्बैंड, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर सेकंड हस्बैंड, बट फर्स्ट हस्बैंड से वो मेंटेनेंस का राइट अपना फॉरफिट कर चुकी हैं आफ्टर सेकेंड मैरिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर हिंदू लॉ, अब हिंदू लॉ के अंडर रिलीफ ऑफ मेंटेनेंस को एक एंसिलरी रिलीफ कंसिडर किया गया है जो कि तब दिया जाएगा जब वुमेन ने डिवोर्स के लिए केस फाइल किया हो या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन ऐसा होता है जब हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स नहीं लेते हैं, वो अपने मैट्रिमोनियल रिलेशंस को ख़त्म नहीं करते हैं, बट वो जुडिशियली मतलब लीगली अब सेपरेट रहना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस अब वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पा रही है उन सिचुएशन में। So, under the matrimonial laws, if the husband is willing to cohabit
द वाइफ मेंटेनेंस क्लेम इज जनरली डिफीटेड, कि अगर हस्बैंड रेडी है वाइफ के साथ में रहने के लिए एंड वाइफ फिर भी नहीं रह रही है, तो उन केसेस में वुमेन अपना राइट फॉरफिट कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस under Hindu law uniquely recognizes a married woman's right to reside separately and still can claim maintenance even if she is not seeking divorce or any other major matrimonial relief। क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे वुमेन अब खुद को मेंटेन नहीं कर पाती हैं आफ्टर मैरिज। सो अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 अ हिंदू वाइफ कैन लिव सेपरेटली विदाउट फॉरफिटिंग हर राइट टू मेंटेनेंस, कि वो सेपरेट रह के भी अपना राइट क्लेम कर सकती हैं वो मेंटेनेंस। द एक्ट एक्नॉलेजेस सिचुएशन की, एक्ट कंसिडर करता है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में जहाँ पे कोहिबिशन साथ में रहना उनका इम्पॉसिबल हो चुका हो एंड येट शी मे चूज नॉट टू एंड द मैरिज ड्यू टू। एक वुमेन नॉर्मली इंडिया में सोशल स्टिग्मा या सोशल स्टीरियोटाइप की वजह से भी डिवोर्स नहीं ले पाती हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती हैं कि चार लोग क्या कहेंगे एंड फैमिली का प्रेशर रहेगा, वो खुद को कैसे मेंटेन करेगी, या फिर कंसर्न फॉर देयर चिल्ड्रन की एक वैलिड अच्छी फैमिली में अपब्रिंगिंग के लिए चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है। सो कंसर्न फॉर चिल्ड्रन इज अ रीजन नॉट टू टेक डिवोर्स एंड स्टिल रिसाइड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम हर हस्बैंड। सेकेंडली सोशल स्टिग्मा, सोशल रीजन रहते हैं, वही चार लोग क्या कहेंगे, इस रीजन से भी वुमेन डिवोर्स नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट उसके अदर पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं वुमेन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर मुस्लिम लॉ में भी मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया गया है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉज। एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस को बोला जाता है नफाका, as all those things which are necessary to support life such as food, clothing and lodging and basic maintenance to provide। अब मुस्लिम लॉ में भी एंड बाकी अदर लॉज में भी सिर्फ और सिर्फ वाइफ या स्पाउस के लिए मेंटेनेंस नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी मेंटेनेंस रहता है। फॉर एग्जांपल वाइफ, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन फॉर देयर पेरेंट्स, की पेरेंट्स अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें भी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी। एंड अदर रिलेशंस ऑल्सो, फॉर एग्जांपल किसी के चाचा है, उनके कोई भी लीगल हायर नहीं है बट जो उनकी प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट चाइल्ड को मिलने वाली है, फर्स्ट ब्रदर के बच्चों को, तो उनके ऊपर भी एक लीगल ऑब्लिगेशन रहता है कि वो अपने बाकी रिलेशंस को भी, रिलेटिव्स को भी मेंटेन करें। एंड the principles of maintenance under Muslim law are based on the financial incapacity, इसे ध्यान से पढ़ना, financial incapacity of the person claiming maintenance and the economic capacity of the obligator to provide it। that means कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, एंड जो सेकंड पर्सन जिससे हम क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस, हस्बैंड या फिर पेरेंट्स, इन द केसेस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड और द अनमैरिड डॉटर्स, तो वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए भी मेंटेनेंस के प्रोविजंस गिवन है मुस्लिम लॉ के अंडर भी। अंडर क्रिश्चियन लॉ, अब क्रिश्चियन लॉ के अंडर स्पेसिफिकली आपको मेंटेनेंस का क्लेम करना है तो आप कर सकते हो इंडियन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869, जिन केसेस में अ वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और अंटिल शी मैरिजेस, कि अगर उसने सेकंड मैरिज कर लिया तो फिर वो अपना मेंटेनेंस का राइट फॉरफिट कर देती हैं। And under Parsi law, the Parsi Marriage and Divorce Act also provides the provision for maintenance। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा सबसे वो मेजर प्रिंसिपल, मेजर लॉ जो प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस राइट्स के लिए, अभी तक क्या होता था 2024 तक सीआरपीसी के प्रोविजन नंबर सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है, जो कि एक जनरल लॉ है जो सभी को कंसिडर करता है कि अगर स्पेसिफिकली आप हिंदू हैं तो आप हिंदू लॉ के अंडर भी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, बट अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करी है, दो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो वो सेक्शन 125 और सीआरपीसी के अंडर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 125 क्या कहता है स्पेसिफिकली? Section 125 of CRPC is a significant provision for maintenance, providing quick and efficient remedy for women, children and parents to claim maintenance। तो CRPC में women, children, parents तीनों को गवर्न किया जाता है from a person who has sufficient means but neglects or refuses to maintain themselves। अब eligibility क्या है मेंटेनेंस की? Firstly, a wife who is not able to maintain herself। Secondly, children। चिल्ड्रन में कौन कौन आएंगे? माइनर चिल्ड्रन, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एंड मेजर चिल्ड्रन who are unable to maintain themselves due to physical और mental abnormality और इंजरी। तो चिल्ड्रंस में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन दोनों को कवर किया गया है। एंड उसके अलावा मेजर चिल्ड्रन में लड़के लड़की दोनों हो सकते हैं, लड़कियों के केसेस में अगर वो अनमैरिड हैं तो, एंड लड़कों के केसेस में अगर उन्हें कोई ऐसी
फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चिल्ड्रंस को भी कवर किया गया है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। एंड सीआरपीसी तो अब हो चुका है रिपील, जिसकी जगह पे आ चुका है हमारा बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जिसके अंडर सेक्शन 144 क्लियरली रेजोनेट करता है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को, तो उसके अंडर भी मेंटेनेंस अब क्लेम किया जा सकता है। अब कितनी मेंटेनेंस दी जाएगी और कितनी नहीं दी जाएगी, ये डिसाइड किया जाएगा वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पे कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, शादी से पहले मतलब शादी के टाइम पे वो लोग कैसे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में रह रहे थे, उनके बेसिकली एटिकेट्स क्या थे, किस लेवल की उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, उसके अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस दी जाती है। किसी अगर रिच फैमिली में देखें तो वहाँ पे मेंटेनेंस आपकी पर मंथ 5 लाख रुपए भी कम लगती है, बट नॉर्मल फैमिली में, अंडर प्रिविलेज फैमिलीज में, डिवोर्स या मेंटेनेंस के केसेस में महीने के 25,000 भी बहुत मेंटेनेंस होता है। तो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ on the basis of income of the person liable to pay maintenance, secondly the standard of living of the claimant and the needs of the claimant, कि आपकी जितनी नीड है उतनी ही आप क्लेम कर सकते हो। रिसेंटली लास्ट ईयर एक केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पे एक वुमन ने मेंटेनेंस क्लेम की थी पर मंथ 6,50,000। तो उस केस में मजिस्ट्रेट ने उसे क्लियरली डिनाई कर दिया था कि इतनी मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के केसेस में, कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतनी मेंटेनेंस क्लेम की जाए। तो फिर कुछ केसेस में जजेस के ऊपर होता है क्लियरली कि कितनी मेंटेनेंस अलाउ की जाएगी और कितनी अलाउ नहीं की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस आपको दी जा सकती है मेंटेनेंस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। किसी मैरिड लाइफ में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करता है एंड उसे इंजरी होती है, तो उन इंजरीज के एक्सपेंसेस भी पर्सन को, हस्बैंड को पे करने पड़ेंगे अंडर दिस लॉ। इसके अलावा एक स्पेशल लॉ है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। अब इसमें स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स किसे कंसिडर किया गया है, इसमें कंसिडर किया गया है पेरेंट्स हु आर अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो जो भी पेरेंट्स 60 ईयर्स से अबव हैं और जो खुद को प्रॉपरली सफिशिएंटली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन केसेस में जो उनके चिल्ड्रंस हैं वो दे आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू देयर पेरेंट्स टू मेंटेन देयर पेरेंट्स फॉर बेसिक नेसेसिटीज। So this act mandates that children and relatives are obligated to maintain their parents and senior citizens who are unable to maintain themselves। अब इसमें relatives का point दिया गया है, तो relatives में कौन आएंगे, तो relatives में वो आएंगे फॉर एग्जाम्पल दो ब्रदर्स हैं ए, एंड उसके अलावा ए के तो बच्चे हैं बट बी के कोई भी बच्चे नहीं हैं, तो फिर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने दूसरे रिलेटिव को भी मेंटेन करें। चलिए अब ये अदर प्रोविजंस कवर हो गए। इसके अलावा मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं मेंटेनेंस के केसेस में। सो देयर आर वेरियस रीजंस। फर्स्टली डिलेड जस्टिस। मेंटेनेंस के केसेस में प्रोसेस इतना लेंथी हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है कि प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है। तो एक ये रीज़न है, एक चैलेंज है मेंटेनेंस लॉज के अंडर। द लीगल प्रोसेस for obtaining maintenance can be very time consuming and also causing hardship to the claimants, कि जो क्लेम कर रहे हैं उन्हें काफ़ी हार्डशिप भी कॉज होती हैं मेंटेनेंस लेने के केसेस में। सेकेंडली अवेयरनेस एंड एक्सेस, कि अवेयरनेस इंडिया में सारी पब्लिक को नहीं है कि उनके लिए ऐसे लॉज हैं जिन्हें उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक अवेयरनेस का भी एक बड़ा चैलेंज है इंडिया में कि पूरी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है और एक्सेस भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि लॉ की एक्सेस अभी भी काफ़ी लिमिटेड है। जो लोग रिच हैं या फिर प्रिविलेज क्लासेस हैं उन्हें तो अपने लॉज के बारे में पता रहता है, लेकिन काफ़ी अंडर प्रिविलेज इंडिया में पॉपुलेशन है जिन्हें अपने लॉज या बेसिक राइट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अवेयरनेस एंड एक्सेस एक काफ़ी बड़ा रीज़न बन जाता है चैलेंजेस का कि मेंटेनेंस के केसेस में। थर्डली सोशल स्टिग्मा। इसका मतलब है सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड स्टिग्मा अटैच्ड टू क्लेमिंग मेंटेनेंस स्पेशली फॉर वुमेन एक्ट एज अ बैरियर, कि अब वो क्लेम नहीं कर पा सकते हैं। अब ऐसा ही एक स्टीरियोटाइप हम देख सकते हैं मेंस के केसेस में भी, कि अगर वुमेन ज़्यादा अर्न कर रही है उसकी वाइफ एंड वो मेंटेन नहीं कर रही है, तो वुमेन के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है हस्बैंड को मेंटेन करने के लिए। बट हस्बैंड के लिए भी एक सोशल स्टिग्मा या स्टीरियोटाइप कह सकते हैं सोसाइटी में, जो उससे रोकते हैं कि मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। तो सोशल स्टिग्मा भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है इस केस में।
नेक्स्ट पॉइंट, एनफोर्समेंट इश्यूज, एंश्योरिंग अ कंप्लायंस। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने अब ऑर्डर कर दिया है, मान लेते हैं फिर भी जो हस्बैंड है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज आ जाता है कि कोर्ट को उसे एंश्योर कराना पड़ेगा कि आप प्रॉपरली और टाइमली मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। नहीं तो फिर वुमेन को फिर से आके एक केस फाइल करना पड़ेगा कि मेंटेनेंस अभी भी हस्बैंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन जाता है ऑफ एनफोर्समेंट इश्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्टली अब रिकमेंडेशन क्या है, कंक्लूजन, कि इसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे मेंटेनेंस लॉज इंडिया में बेटर हो सके, एंड जो भी पब्लिक या जो भी लोग मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं वो सफिशिएंटली खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें बेटर तरीके से कैसे चेंजेस लाके उनके लिए इसे हम ईजी बना सकते हैं। तो फर्स्टली अवेयरनेस कैंपेन, कि गवर्नमेंट इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन करें, पब्लिक को एजुकेट करें अबाउट देयर राइट्स एंड लीगल प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस। सेकेंडली लीगल एड प्रोवाइड करें। अभी इंडिया में जो लीगल एड प्रोवाइड की जाती है उसमें काफ़ी कम लॉयर्स रहते हैं फ्री ट्रायल्स के लिए लीगल एड में, तो फिर इसमें लॉयर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें, गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ऐसे केसेस के लिए, सो दैट लीगल एड बिकम्स अ स्ट्रेंथ टू प्रोवाइड मेंटेनेंस पर्टिकुलरली फॉर वुमेन एंड द एल्डरली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। थर्डली एक्सपीडिशियस प्रोसीजर्स, कि प्रोसीजर को हमें स्पीड अप करना चाहिए, कि जितने टाइम कंज्यूमिंग है उनका टाइम रिड्यूस करना चाहिए, कि प्रोसेस को शॉर्ट बनाया जाए और इंश्योर किया जाए टाइमली मैनर में मेंटेनेंस केसेस डिस्पोज किए जा सके इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं दैट इज मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स, कि ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए जाएं, प्रोसीजर्स डेवलप किए जाएं जो इंश्योर करें कि जिन्हें भी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है तो उन्हें टाइमली मेंटेनेंस दी जाए, एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द मेंटेनेंस ऑर्डर्स एंड प्रोवाइड रिकॉर्ड्स इन केसेस ऑफ डिफॉल्ट, कि अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किया जाता है। आज के सेशन में आपको मेंटेनेंस लॉज एकदम क्लियर हो गए होंगे डिटेल में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लॉ प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, एंड दिस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।